Assalamualaikum student, it's me Sir Abdullah Hanif Lahta. Okay, today we are going to start our topic 1.5 forces, unbalanced forces and Newton's second law. Let me give you a recap what we did in our previous video. We talked about balanced forces. Student याद रखो जब भी मैंने आपके पास बैलेंस फोर्सेस की बात की थी उस वक्त मैंने क्या बोला था आपको कि डेफिनेटली फॉरवर्ड फोर्स must be equal to the backward force, okay, and we call as upward force is equal to the downward force. हमने उस वक्त बोला था सर कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों बराबर होती है. इट मींस जो मैंने बोला था रिजल्टेंट मतलब था कंबाइन अफेक्ट बोलते हैं. तो कंबाइन अफेक्ट क्या आता था, रिजल्टेंट फोर्स क्या आती थी स्टूडेंट, जीरो आती थी, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है. और मैंने दूसरा केस बताया था बॉडी इज मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इसकी फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों बराबर है, तभी बॉडी मूव्स इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, तो उसमें मेरे पास एक्सेलरेशन बच्चों जीरो आता था, फॉरवर्ड फोर्स जीरो आता था, जिसकी वजह से नाउ अनबैलेंस फोर्स स्टूडेंट ये रिस्पॉन्सिबल है कोई भी मोशन किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, अफेक्ट बताएगा ये रिजल्टिंग फोर्स. इफ द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, इसका मतलब है बच्चों अब रिजल्टिंग फोर्स जीरो नहीं आएगी. अब आपके पास बच्चों याद रखो रिजल्टिंग फोर्स will not be equal to zero नहीं आएगा. There must be any force 10, 20, 30. It can be negative, but it cannot be equal to zero. इसका क्या मतलब हुआ? We say that forces acting on an object are balanced. इसका ये मतलब हुआ कि अगर कार फॉरवर्ड मूव कर रही, इसका क्या मतलब, फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है, बैकवर्ड फोर्स से कम है. या अगर बॉडी पीछे मूव कर रही, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, बैकवर्ड फोर्स ज्यादा है, फॉरवर्ड फोर्स कम है. सही, वी आर गोइंग टू डेफिनेटली डू इन डिटेल. नाउ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बुक आर बैलेंस. बच्चों जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी थी बुक में था वेट था बच्चों, याद हमने बोला था वेट और अपवर्ड फोर्स दोनों बराबर थी, याद है शाबाश, या फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर थी. लेकिन and moves at a constant velocity. If the applied force F is now increased, बच्चों the forces that act on the object are no longer balanced and body accelerates. बच्चों अब क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, बॉडी विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड फोर्स ज्यादा है बच्चों तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी. अप्लाइड फोर्स F is now removed while the object is still in the motion. यानी कहना चाह रहे हैं कि सर अब फॉरवर्ड फोर्स आपने हटा दी, फिर क्यों बॉडी मोशन में है, ये मैंने आपको बताया था. देयर आर फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर. फोर्सेस, ओके, ऑलवेज रिमेंबर आर ऑलवेज इन पेयर में. ओके, पेयर से मुराद है कि सर अगर फॉरवर्ड फोर्स होगी तो बैकवर्ड भी होगी. अगर फॉरवर्ड फोर्स मैंने हटा दी, फॉरवर्ड फोर्स इंजन की फोर्स है, थ्रस्ट की फोर्स है, एनी फोर्स, लेकिन बैकवर्ड फोर्स तो है ना, तो फ्रिक्शन इज द फोर्स जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट होगी या डिसेलरेट होगी. ओके, द फ्रिक्शन इज द रिजल्टेंट फोर्स. समझ आए शाबाश. यानी अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बनाऊं तो होगा सर फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिजल्टेंट फोर्स. ओके, तो जब मेरे फॉरवर्ड फोर्स मेरे पास जीरो हो गई तो क्या बची मेरे पास, ओनली फ्रिक्शन फोर्स बची आपके पास. ओके शाबाश, इस तरीके से दिमाग में रखना, इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स. ओके, नाउ फोर्स कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू डिसेलरेट एंड इवेंचुअली स्टॉप. यानी कि क्लास क्या है हमारे पास, अगर फॉरवर्ड फोर्स देंगे तो बॉडी मूव्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. और फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चों, रिजल्टिंग फोर्स. यानी थोड़ा सा रिकैप कराता हूं कि फ्रिक्शन इज द फोर्स जो एक्ट करती व्हेन टू बॉडीज आर फिजिकली कॉन्टैक्ट. ओके, क्योंकि आपके पास एक फॉरवर्ड फोर्स जाएगी, एक बैकवर्ड फोर्स जाएगी. अच्छा, ये बच्चों केस था आपके पास, केस नंबर 1, जहां पे बुक है, फिर देखो फॉरवर्ड फोर्स आगे जा रही है बच्चों, याद रखो 50 है, एग्जांपल दे रहा हूं, और फ्रिक्शन भी लेट सपोज 50 है. तो मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी बच्चों, आपको पता है सर 50 माइनस 50 0 न्यूटन आ गए. तो बॉडी इज एट रेस्ट. लेकिन रियल में बच्चों याद रखो ऐसा केस कभी नहीं होता. रियल में क्या है, अगर फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है बच्चों बैकवर्ड फोर्स से तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी बच्चों जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी. बस याद रखना बॉडी विल ओनली एक्सीलरेट इन दोस डायरेक्शन जहां पे रिजल्टिंग फोर्स होगा. अगर रिजल्टिंग फोर्स बच्चों फॉरवर्ड है तो क्या होगा, बॉडी भी फॉरवर्ड मूव करेगी. अगर रिजल्टिंग फोर्स बैकवर्ड है बच्चों तो बॉडी भी बैकवर्ड मूव करेगी. ओके, ये थोड़ा सा बच्चों आपका रिकैप था अनबैलेंस फोर्स का. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद न्यूटन सेकंड लॉ.
When there is a resulting force acting on an object, the object will accelerate in the direction of the resultant force. अभी मैंने आपको क्या बोला बच्चों, जिस डायरेक्शन पे रिजल्टिंग फोर्स होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार जा रही है तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, पैराशूट इज मूविंग अपवर्ड जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स आल्सो एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ. नाउ बच्चों, this is the most important statement about Newton's second law. Focus. It states that when a resultant force acts on an object of a constant mass. क्लास ये दिमाग में रखना आप लोगों ने, constant mass की बात करें, it means that mass will not be changed. यूनिफॉर्म मास की बात कर रहे हैं. ओके, when we are dealing with variable mass तो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. ओके, the object will accelerate in the direction of the resultant force. यही न्यूटन लॉ ने आप लोगों के सामने बताया. Product of mass and acceleration of an object gives the resultant. Now, product means multiply. It is the product of mass and acceleration. अच्छा, कई बुक्स में इस तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स. जितनी ज्यादा आप रिजल्टेंट फोर्स कार पे लगाओगे उतनी ज्यादा बॉडी एक्सेलरेट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. जितना ज्यादा बच्चों मास ज्यादा होगा उतना ही बॉडी कम एक्सेलरेट करेगी. रियल एग्जांपल आई थी हमारे पास सॉल्विंग पास पेपर में कि बॉडी बताओ कि हैवी लॉरी ज्यादा तेजी से जाएगी या एम्प्टी लॉरी. जैसी बात है एम्प्टी लॉरी का मास कम है तो जैसी बात है इट विल एक्सेलरेट क्विकली. ओके, तो ये दिमाग में रखना ये सवाल. जो दूसरा सवाल सीआईए में क्या था कि डेफिनेटली ट्रक आपके पास था, एक ट्रक था बच्चों और एक ट्रेन था. ओके, और ये इनके दरमियान बच्चों एक लिंक था. नाउ डू रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही बच्चों लिंक ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बोलेंगे, ट्रक के बारे में पूछ रहे थे कि ट्रक क्या फौरन से जाके स्टॉप होगा या इट विल कंटिन्यू, और ट्रेन के बारे में पूछ रहे थे क्या ट्रेन स्टॉप होगी नहीं होगी. तो मुझे बच्चों आप लोग जवाब दोगे, ट्रक जो होगा वो इमीडिएटली स्टॉप होगा या फिर कंटिन्यू मोशन में रहेगा या स्पीड अप हो जाएगा. कॉन्सेप्ट लाउसन ने बताया अभी कि जब मास से ज्यादा होंगे, व्हेन वी आर डीलिंग विद ट्रक, बच्चों याद रखो ट्रक और ट्रेन में बच्चों दोनों मासेस आ रहे. क्या आ रहे, एक ट्रेन का मास भी आ रहा है और एक ट्रक का भी मास आ रहा है. तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, स्पीड अप हो जाएगा. क्यों, जैसे ही आपके सामने ट्रक का लिंक ब्रेक डाउन हुआ बच्चों, ट्रक की स्पीड अप हो गया आंसर. और ट्रेन क्या है बच्चों, ट्रेन आपके पास स्पीड अप हो गया, और ट्रक का क्या बच्चों, जैसे ही उसका लिंक ब्रेक डाउन हुआ इट विल कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू करेगी लेकिन इवेंचुअली स्टॉप नहीं होगी, इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगी, इट विल कंटिन्यू इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और आहिस्ता आहिस्ता जाके रुकेगी. क्यों बच्चों, बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक. यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो रहा है. समझ आ रहा है किस तरह सीआईए में क्वेश्चन आंसर आते हैं. जब ट्रक और ट्रेन दोनों के मास थे बच्चों तो ट्रेन आराम से जा रही है, ज्यादा मास था, मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों याद रखो. और जैसे ही लिंक टूटा तो क्या हुआ, ट्रेन स्पीड अप हो गई एंड ट्रक इवेंचुअली आराम से जाके स्टॉप होगा. क्विकली स्टॉप वाला ऑप्शन गलत होगा. ओके, नाउ अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, इनको मैंने बच्चों कंबाइन कर दिया तो f इजिकल टू m में बच्चों जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वी आर गोइंग टू पुट टू थिंग इजिकल टू अ कांस्टेंट. यहां पे कांस्टेंट बच्चों मैंने 1 लगा दिया, f इजिकल टू m में. डू रिमेंबर f r है बच्चों, f इजिकल टू m में मत लगाना. f r मतलब रिजल्टिंग फोर्स, मास मतलब क्या आपका किलोग्राम में, और एक्सीलरेशन. दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ. ये हमें क्या बताता है बच्चों, आई विल टेल यू डेफिनेटली. Okay, student, now we are going to solve one numerical. Okay, let me see. Okay, a boy pushes a stationary ball. Stationary means definitely rest. Okay, there's a force of 15 Newton. Okay, calculate the acceleration of the ball. Assume that there is no friction. Okay, you have been giving the mass student 20 kg. First of all, student, you should mention and definitely you are going to write the data. Mass m in the kilogram because we are dealing with physics. Force is basically 15 Newton. Acceleration is a. You need to find out. You need to apply the Newton's second law. F is equal to ma. We are definitely F is the resulting force. Okay, and we only have one type of force. Student, friction nahi hai. It means that there is no backward force nahi. Okay. Now
हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जो मालूम करना एक्सेलरेशन उसको नहीं छेड़ना। ओके, यू नीड टू शिफ्ट द मास। ओके, मास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा 50/20, यू विल गेट द आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट इसमें आपको सीआईए नंबर देगा 2 में से 1, बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू आपने राउंड ऑफ करना लास्ट में, then you will get the answer 2 out of 2 marks according to the CIE. Got it? Now, second numerical, a shipping container of mass 1000 kg rests on a frictionless floor. A rope pulls the container to the right side. Calculate the tension force. Okay, now so do remember one thing. You have been given the mass is 1000 kg. Now, body is at rest. It means initial velocity is denoted with u 0 meter per second. Is increased speed means final velocity is denoted with v 20 meter per second. Time you have been given 5 seconds. Okay, now you have been find out tension force. Okay, how you are going to find out? You need to apply the formula F is equal to ma. But student, do remember one thing, in one equation मुझे आप बताओ, इसमें क्या आपको acceleration पता है? No. क्या force पता है? No. You are not going to apply this formula directly. For this you need to find out the acceleration. Student, acceleration formula change in velocity upon time means final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time. In many books you are going to see that the symbol of final velocity is vf. So ये नहीं देखना आपने, initial velocity vi you are not going to apply. Okay, this is not for our system. Okay, CIA we are going to follow final velocity v, initial velocity u, 20 minus 0, final time minus initial time is 0. Why? Because body is at rest. Now you apply the formula 20 divided by 5, 4 meter per second square. Now you apply the formula F is equal to ma. 1000 is mass, 4 is basically acceleration, 4000. This is the tension force which is acting towards right means positive. You know that बच्चों के force है वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव को हम लोग ने बोल दिया आपके पास पॉजिटिव है, एंड बैकवर्ड या राइट लेफ्ट बोलेगा बच्चों इसको बोलना आप नेगेटिव. In with the same question, student, subsequently the same container is pulled by an additional leftward tension force of 5000. Find the resultant force, okay, and resultant acceleration. Okay, now you need to focus over here, student. Always remember resultant force. Resultant force, you know that forward force plus backward force. But बच्चों याद रखो force मेरे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. force क्या है मेरे पास बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी. बच्चों उसकी डायरेक्शन है. आपने बोलना है राइट साइड को बोलना है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को बोलना है नेगेटिव. ओके, ताकि आपके लिए आसानी हो. हमने बोला फॉरवर्ड जो हमने अभी निकाली थी इसको बोला हमने पॉजिटिव 4000, और अब ये लेफ्टवर्ड जा रहा है बच्चों, डायरेक्शन चेंज हो रही है लेफ्टवर्ड माइनस, तो आपको पता है माइनस 1000 न्यूटन आगे रिजल्टेंट फोर्स. लेकिन हमें सवाल में रिजल्टेंट फोर्स नहीं बोल रहा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा है. F इज इक्वल टू ma. हमें पता है माइनस 1000 गिरा, मास हमारे पास गिवन है, मास इज 1000, डिवाइड करा मेरे पास आ गया माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टूडेंट डू रिमेंबर वन थिंग, पेपर में अगेन माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखना. यू ऑल्सो मेंशन ओनली द मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज अगेन यू विल गेट द मार्क्स 1 आउट ऑफ डेफिनेटली 2 में से. रिमेंबर नाउ डायरेक्शन क्या है बच्चों? माइनस साइन शोज दैट इट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन towards the left. समझ आया सवाल? This is the most important question. Okay, so last question we are going to solve. A block of mass 2 kg has a constant velocity. बच्चों याद रखो constant velocity मैंने आपको बताया forward force and backward force both are equal, is pushed by a force of 5 N. इसका मतलब है forward force भी 5 है बच्चों और backward friction भी 5 है, दिमाग में रखना. When the push is increased to 9 न्यूटन हो गया, what is the resultant force? अब आपको पता है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी मुराद सर ने बताया हुआ है कि फोर्सेस आर बैलेंस, लेकिन 9 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई, इसका मतलब है देयर मस्ट बी एन अनबैलेंस फोर्स. तो क्या बोलेंगे 9 माइनस 5 बोला हमने 4 न्यूटन आ गया. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू ma. रिजल्टिंग फोर्स बच्चों याद रखो 4 है, मास 2 है, डिवाइड करा यू विल गेट द आंसर. डू रिमेंबर स्टूडेंट वन थिंग इज दैट दिस इज बेसिकली नोटेड डाउन. v minus u upon t applies for only uniform acceleration. I hope all of your concept regarding unbalanced forces, regarding Newton's second law, and definitely be explained. Thank you.